सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हमारी एनसीईआरटी साइंस सॉल्यूशन की क्लासेज चल रही है, जिसमें हम किसी न किसी क्लास के विशेष क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस का जो 16वां चैप्टर है, जल हमारी जीवन रेखा। चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस चैप्टर के विभिन्न प्रश्नों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। और याद रखिएगा, वीडियो को अंत तक यानी पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको वीडियो देखने का मज़ा नहीं आएगा, फिर आप कहोगे कि सर वीडियो अच्छा नहीं लगा। वीडियो को पूरा देखोगे तब ही आप लोगों को पता चलेगा कि वीडियो में आप लोगों के लिए जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया गया है वो आपके लिए कितना अच्छा साबित हो रहा है। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो अभी और बेल आइकन को दबा दो, नोटिफिकेशन चालू कर लो, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो या लाइव क्लास आए तो उसके आधा घंटा पहले आपको इसकी सूचना मिल जाए और आप लाइव क्लास से रोज़ रात 8 बजे, याद रखिएगा कब, रोज़ रात 8 बजे लाइव क्लास से आप जुड़ सको, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के विभिन्न प्रश्नों की। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने पहला, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य अथवा असत्य, ये सत्य हैं या असत्य हैं, इसके बारे में आपको यहाँ इसके आगे अगर सत्य हैं तो सत्य लिखना है, असत्य है तो असत्य लिखना है और लिख के आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका ये रहा, भूम जल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि भूमजल जो है विश्व भर की नदियों झीलों में जो पानी है उससे भी कहीं ज़्यादा अधिक है, बिल्कुल। तो ये सत्य हो जाएगा, यानी पहला बिंदु जो है वो आपका क्या हो गया, सत्य। तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ सत्य, ठीक है ना, ट्रू हो गया ये। चलो दूसरा देखते हैं, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहे या शहरी क्षेत्र में रहे, पानी की आवश्यकता सबको होती है। और जल की कमी अगर है तो वह ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को भी होगी और शहरी क्षेत्र के निवासियों को भी होगी। तो ये दूसरा वाला तो कैसा हो गया, असत्य हो गया, दूसरा असत्य, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा देखते हैं, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत कण, ये कणों को तो डिलीट कर दो यहाँ से। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है, तो ये जरूरी थोड़ी है, नदियों के जल से ही थोड़ी सिंचाई करते हैं लोग। नलकूप से भी सिंचाई करते हैं, कुएं से भी, बावड़ी से भी लेते हैं, तालाब से भी लेते हैं। तो ये तो गलत है, ज़रूरी नहीं है। अभी किसान लोगों को देखो आप, कुएं से लेते हैं, कुएं में पानी कम हो जाता है तो ट्यूबवेल करवा लेते हैं, ट्यूबवेल में नहीं है तो कहीं ना कहीं आसपास से ले लेते हैं। कुल मिला के नलकूप, कुआं, बावड़ी, ट्यूबवेल, नदी, तालाब, झरना, किसी से भी कर सकते हैं सिंचाई। तो सिंचाई के लिए एकमात्र नदी, ये तो गलत है। तो ये कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कैसा हो गया, असत्य। अगला देखिए, वर्षा जल का चरम स्रोत है। बिल्कुल, जल का जो मुख्य स्रोत है, चरम स्रोत है, वो कौन है, वर्षा है। तो वर्षा जल का चरम स्रोत है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जल जो आता है वर्षा से ही आता है। तो यहाँ पर ये जो है चौथा, वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब देखो चारों को मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। भूमजल जो है विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है, तो ये सत्य हो जाएगा। तो ये तो हो गया सत्य, ठीक है। अगला, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, ये गलत है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के भी इसके कमी की समस्या से ग्रसित होते हैं। और नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है, नहीं है, एकमात्र स्रोत नहीं है। और ऐसे काफ़ी साधन हैं जिनसे सिंचाई की जा सकती है।
और वर्षा जल का चरम स्रोत, बिल्कुल सत्य बात है ये। तो पहला और चौथा तो सत्य हो गए, यानी क और घ सत्य, ख और ग ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। सबसे पहली बात कि भौम जल क्या होता है ये आपको पता हो। भौम जल, जैसे मान लो ये ज़मीन है, ये ज़मीन की ऊपरी परत है, ये ज़मीन के अंदर की परतें हैं। तो ज़मीन के अंदर जो जल पाया जाएगा ना, उसे कहते हैं भौम जल। भौम जल का, भौम का मतलब भूमि, जल का मतलब जल, तो भूमि के अंदर पाया जाने वाला जल जो है वो क्या होगा, भौम जल होगा। ठीक है ना। तो देखिए, भौम जल की पुनः पूर्ति, भौम जल तो आपको पता चल गया कि भौम जल क्या होता है। जो भूमि के अंदर यानी काफ़ी कुछ परतों के नीचे जो जहाँ से कुएं खोदने पर पानी निकलता है वो होता है भौम जल। ठीक है। तो भौम जल वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा में रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों में भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतःस्यंदन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे या तो बरसात का जल हो या फिर जैसे नदी का है, तालाब का है, ये जैसे इनमें भरेगा, ये नदी में भर गया, ये तालाब में भर गया, नदी तालाब में पानी भरेगा, वो रिसकर कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, नीचे भूमि की गहराइयों में जाएगा। और भूमि की गहराई में जो परतों के बीच में या परतों के ऊपर नीचे जो रिक्त स्थान होते हैं, जो दरारें होती हैं, उनमें भर जाएगा, भर जाएगा। और भूमि में जल का जो रिसाव होगा वो क्या कहलाएगा, अंतःस्यंदन कहलाएगा। और इसी प्रक्रम के द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। भौम जल की जो पुनः पूर्ति यानी वापस जो कमी होती है उसकी पूर्ति किस प्रक्रम के द्वारा होती है, तो ये आप लोगों ने यहाँ देखा, अंतःस्यंदन। कौन सा, अंतःस्यंदन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखते हैं, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। किसी गली में 50 घर हैं जिनके लिए 10 नलकूप ट्यूबवेल लगाए गए हैं। भौम जल स्तर पर इसका दीर्घावधि प्रभाव क्या होगा। देखिए, कोई गली है उसमें 50 घर हैं और 10 नलकूप यानी ट्यूबवेल लगाए गए हैं। भौम जल स्तर पर इसका दीर्घावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको देखना है। दीर्घावधि प्रभाव मतलब लंबे समय तक इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इसको यूज कर रहे हैं तो भूमिगत जल का लगातार उपयोग करने के कारण भौम जल कम हो जाएगा तथा इससे भौम जल स्तर में गिरावट आएगी। जैसे मान लीजिए आपने कोई टंकी भर रखी है, ये कोई टंकी है, चौकोर बना देता हूँ मैं, चौकोर में ठीक रहेगा। चौकोर में जैसे मान लीजिए ये कोई टंकी है। अब यहाँ से और यहाँ तक ये भरी हुई है पानी से। ठीक है, इसमें एक टोंटी लगाएं और एक अपन 3-4 टोंटियाँ लगाएं। अब एक बार में या तो एक टोंटी काम में आए या 4 टोंटी काम में, तो आप इस बात को समझते हैं कि एक बार में अगर मान लो एक टोंटी चलती है इसमें, तो इसको खाली होने में ज़्यादा समय लगेगा, मतलब काफ़ी दिनों तक इसमें पानी रहेगा। और मान लीजिए जैसे इधर से 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, चारों टोंटियों को ऑन कर दें और चारों टोंटियों में से पानी जल्दी निकलेगा, ज़्यादा काम में लेंगे तो ये जल्दी खाली होगी। वो वाली बात ही कहाँ है, भौम जल में भी वो वाली बात ही लागू होती है कि अगर मान लो ये जैसे भूमि के अंदर का जल, मान लो इसको, ये बहुत सारी परतें इसकी हो गई, मान लीजिए ये भूमि की परतों के अंदर का जल है और इसका स्तर है, इसका जल स्तर यहाँ तक का है। अब मान लीजिए एक ट्यूबवेल करवाएं यहाँ पर, तो एक ट्यूबवेल से काम में लेंगे, कम आएगा। लेकिन अगर इस भौम जल के आसपास मान लो 10 ट्यूबवेल नलकूप लगा दिए जाएं तो उनसे पानी ज़्यादा खर्च होगा। तो लगातार क्या होगा, भूमिगत जो जल होगा उसका लगातार उपयोग करते रहेंगे तो इस पानी का जो स्तर है वो नीचे गिरता जाएगा, और नीचे गिरेगा तो सीधी सी बात है इसके स्तर में गिरावट होगी, यानी ये कमी आएगी इसके स्तर में। ठीक है, तो अगर किसी गली में 50 घर हैं, 10 नलकूप ट्यूबवेल लगाए गए हैं, तो भौम जल स्तर पर इसका दीर्घावधि प्रभाव क्या पड़ेगा, यही पड़ेगा कि भौम जल
स्तर में गिरावट आ जाएगी, कम हो जाएगा, भूम जल जो है वो कम हो जाएगा और भविष्य में वो 10 ट्यूबवेल जो हैं उनमें पानी की आवक नहीं रहेगी, बंद हो जाएगी, तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ तीसरा प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। बात करते हैं अगले चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न 4। मान लीजिए आपको किसी बगीचे का रखरखाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है, आप जल का सदुपयोग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? अगर मान लीजिए आपके आसपास कोई बगीचा है और उस बगीचे का मालिक आपको उसकी जिम्मेदारी सौंपता है, उसके रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपता है, तो आप जल का सदुपयोग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ, जैसे ये बगीचा है मान लीजिए, ठीक है, यह आपका हो गया बगीचा है और इसके रखरखाव के लिए आपको क्या दी गई, जिम्मेदारी दी गई है। अब आप क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहली बात कि इसमें जल की बचत के लिए हम सिंचाई की ड्रिप विधि का उपयोग करेंगे। बगीचे में क्या होता है, जैसे एक पौधा यहाँ है, दूसरा पौधा यहाँ है, तीसरा पौधा यहाँ है, ऐसे काफ़ी दूरी पर पौधे होते हैं, तो उनकी सिंचाई के लिए बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम बिना सिंचाई के भी रख सकते हैं। ये हो गया आपका बगीचा। अब क्या करेंगे, अगर आपको इसकी दी जाती है जिम्मेदारी, तो आप क्या करेंगे, ड्रिप विधि आपने नहीं पढ़ा, कक्षा 8 में साइंस के फर्स्ट चैप्टर में ड्रिप तंत्र आएगा सिंचाई की पद्धतियों में। तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो पौधे हैं इन पौधे के बीच में छोटे छोटे गड्ढे बना देंगे, पास में पौधे के जड़ के आसपास, तना जहाँ ज़मीन के पास में है, और यहाँ से क्या करेंगे, एक पाइपलाइन गुजारेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से एक पाइपलाइन गुजारेंगे, जैसे इसके इधर से, यहाँ से, और ये पाइपलाइन जैसे यहाँ पर ट्यूबवेल से जोड़ दिया इसको, और इधर से ये पानी इस दिशा में आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इन पर जहाँ जहाँ ये पौधे हैं वहाँ इसमें क्या कर देंगे, छेद कर देंगे, इस पाइप में छोटे छोटे छेद कर देंगे। तो इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर इन गड्ढों में, पौधे के पास में जो गड्ढे हैं पेड़ों के पास में, इनमें धीरे धीरे बूंद बूंद करके, ड्रिप का मतलब होता है बूंद, तो बूंद बूंद करके यहाँ पर पानी गिरेगा और इनकी सिंचाई होती रहेगी। तो इसे सबसे पहली बात कि ड्रिप तंत्र से होगा क्या, ड्रिप विधि अपनाने से, कि ये जो बीच का स्पेस है जिसमें पौधे लगे हुए नहीं हैं, ये ज़मीन क्या है, इसमें जो पानी जाएगा वो बच जाएगा हमारे पास में, यानी ये जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो नहीं होगा। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रिप विधि का उपयोग करेंगे। और ड्रिप विधि सिंचाई की वह विधि है जिसमें पौधों की जड़ों में पतले पाइपों की सहायता से पानी पहुंचाया जाता है। हम बिना वजह पानी का बहाव नहीं करेंगे और पानी बहेगा नहीं। तो इस प्रकार जैसे यहाँ से ट्यूबवेल से जुड़ के पानी पाइप से आ रहा है, प्रत्येक पौधे की जड़ों से गुजर रहा है पास में से और वहाँ पर बूंद बूंद करके इनमें से पानी गिरता रहेगा। ध्यान रखना ये जो पाइप होगा ज़्यादा मोटा नहीं है, बिल्कुल बारीक पाइप होता है जिसमें से बूंद बूंद करके पानी रिसता रहे, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न है आपका चौथा, वो अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा कि बगीचे के रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाए, पानी का सदुपयोग करने के लिए कहा जाए तो आप क्या कदम उठाएंगे। सबसे पहली बात है, पौधे दूर दूर हैं, अगर मान लो पेड़ पौधे दूर दूर हैं तो ड्रिप तंत्र का उपयोग अपन करेंगे। ड्रिप तंत्र जो है इस विधि से सिंचाई करेंगे ताकि बहुत कम पानी में सिंचाई ज़्यादा पौधों की हो जाए, ठीक है। आई होप चौथा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पांचवा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा प्रश्न आपके सामने है, भौमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। भौमजल स्तर जो नीचे गिर रहा है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन इसको जलने के लिए जो जल का जो स्तर है उसको नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो भौमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहला कारक होता है बढ़ती हुई जनसंख्या।
सबसे पहला कारक कौन सा है? बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि दर जो है इसकी वजह से भूमजल स्तर नीचे गिर रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या को निर्माण कार्य के लिए बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, परंतु पक्के फर्श होने के कारण भूमि में जल का रिसाव बहुत कम हो पाता है। इसके कारण भूमजल स्तर में गिरावट हो जाती है। जैसे देख लीजिए कि जनसंख्या बढ़ रही है, मान लीजिए किसी परिवार में, यहाँ देखिए ये एक फैमिली है और एक फैमिली में 1 2 3 4 5 भाई हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये पांचों, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, जैसे ही इनकी वंश वृद्धि होती है तो वंश वृद्धि के बाद में मान लीजिए जैसे इसके 2, इसके 2, इसके 1, इसके 3, इसके 2 ऐसे संतान हो जाती है, तो इन सबको क्या किया जाएगा? फिर अलग किया जाएगा। अब अलग करेंगे तो सीधी सी बात है मकान भी बनाएंगे। अब मकान बनाएंगे, जैसे मान लीजिए पहले का ये बन गया, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये और पांचवे का ये। तो अब इनके यानी मकान के निर्माण के लिए क्या चाहिए? बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। मकान के निर्माण के लिए, भवन निर्माण में जल की बहुत आवश्यकता होती है, तो अलग अलग आवश्यकता होगी। अब सीधी सी बात है कि इनके यहाँ जो होगा फर्श पक्की होगी तो पानी नीचे सोखेगी नहीं, जमीन में पानी अंदर नहीं जाएगा, तो सीधी सी बात है भूमजल स्तर में गिरावट आएगी। नीचे से, जमीन में से तो हम बाहर पानी निकाल रहे हैं, लेकिन उसका रिसाव बहुत कम हो पा रहा है, इस वजह से भूमजल स्तर में कमी आ जाएगी। तो पहली बात तो ये हो जाती है कि बढ़ती हुई जनसंख्या इसका कारण होती है। दूसरी बात, बढ़ते हुए उद्योग। जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। उद्योग धंधे कोई से भी हो, सब में जल का उपयोग किया जाता है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है, इसके कारण भूमजल स्तर में गिरावट होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ कुआं है और यहाँ पर आपको कोई फैक्ट्री बनानी है, तो यहाँ से कुएं में से आप पानी निकालेंगे। फैक्ट्री में भवन निर्माण हो रहा है तो भी यहाँ पानी काम में आएगा। और भवन निर्माण के बाद में भी, जैसे मान लीजिए ये वस्त्र उद्योग है या प्लास्टिक उद्योग है या ईंट निर्माण की कोई फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो उनमें सब में निर्माण के लिए यानी कच्चे माल से जो उत्पाद हैं वो उत्पाद बनाने के लिए क्या चाहिए? कच्चे माल से उत्पाद बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अब हम कुएं से उसको निकालते तो हैं, लेकिन जैसे उत्पाद का निर्माण करेंगे तो ये पानी कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसको ज़मीन सोखती भी नहीं है, अवशोषण भी नहीं होता है इसका, और ज़मीन से तो वही लगातार पानी अपन निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार भूमजल स्तर जो है वो कम होता जा रहा है, यानी उसमें गिरावट आ रही है। तो 2 कारकों के बारे में बात कर ली अपन ने, एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या और दूसरा बढ़ते हुए उद्योग धंधे, इनसे भी भूमजल स्तर में गिरावट आ रही है। बात करते हैं अगले कारक की, कि 2 कारक तो ये हो गए, जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते हुए उद्योग। अब कौन सा कारक आपके सामने आता है, देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला कारक कृषि कार्य। कृषि कार्यों के लिए ट्यूबवेलों यानी नलकूपों की सहायता से भूमिगत जल को निकाला जाता है, इसके कारण भूमजल स्तर में गिरावट होती है। मान लीजिए आपके पास में ये खेत है, यहाँ पर क्या करेंगे आप, एक जगह कुआं बनवा लेंगे और एक तरफ ये मकान बना लिया। अब ये जो बाकी की जगह बची है यहाँ से यहाँ तक की, इसमें तो क्या करेंगे आप, खेती तो करेंगे ना, तो बिल्कुल खेती करेंगे। तो ये मकान बन गया। यहाँ से देखिए, आपने अभी पहला और दूसरा देखा कि मकान के निर्माण में, उद्योग धंधों में भी, फैक्ट्रियों में भी भूमिगत जल जो है, भूमजल है, उसका स्तर इसकी वजह से भी कम हो रहा है। तीसरी बात आती है यहाँ से कि ये कृषि के लिए आपका यहाँ पर खेत है, तो ट्यूबवेल, नलकूप यहाँ पर आप तैयार करवाएंगे और उसके बाद में यहाँ खेती करेंगे। तो एक बात बताइए, यहाँ से कुएं से पानी तो आप खूब निकालेंगे, पूरे खेत की सिंचाई करेंगे, और सिंचाई करने के बाद में
पानी का रिसाव कितना होता है ये आप सब जानते हैं। तो जितना पानी कुएं से बाहर आया है उतना अंदर थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन में। तो इस स्थिति में भूमि जल स्तर जो है, भूमिगत जल है, वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो तीसरा बिंदु, कृषि कार्य में भी भूमिगत जल की कमी हो रही है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कुप्रबंधन। अगला आता है कुप्रबंधन। जल का कुप्रबंधन भी भूमि जल स्तर में प्रश्न गिरावट के लिए उत्तरदायी है। यहाँ प्रश्न जो लिखा हुआ है इसको तो अपन मिटा सकते हैं, ये ऐसे ही गलती से आ गया है। तो भूमि जल कुप्रबंधन, जल का कुप्रबंधन भी भूमि जल स्तर में गिरावट के लिए उत्तरदायी होता है। कुप्रबंधन जैसे मान लीजिए कुएं में से कोई पानी निकाल रहा है तो उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी पानी निकाल रहा है, कोई भी पार गिरा रहा है, तो उससे भी जल की हानि होगी। जैसे मान लीजिए आप खेती में, अभी खेत के लिए भी प्रश्न आया था कृषि वाला, तो कृषि के लिए आप जल को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कृषि के लिए जैसे मान लीजिए आपके खेत में पानी की आवश्यकता कम है और आप एक बार नलकूप को चला के छोड़ देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, जल की हानि होती है। मतलब ये कि जैसे ये आपका खेत है और सिंचाई के लिए इस खेत में अगर एक बार मिट्टी को गीली कर दिया जाए तो दोबारा मेरे हिसाब से पानी की आवश्यकता नहीं होगी। तो जैसे ही इसमें सिंचाई के लिए नलकूप चालू कर दिया और चालू करके हम भूल जाते हैं कि होती रहेगी सिंचाई, तो इससे क्या होगा, पानी का उचित प्रबंधन नहीं होगा। मतलब कि पानी अनावश्यक रूप से बहेगा और बह के कहाँ जाएगा, नदी तालाब में जाएगा, तो वहाँ से पहुँचेगा। सोख भी लेती है ज़मीन, नहीं भी सोखे तो बिगड़ भी सकता है। तो इस प्रकार से कुप्रबंधन होगा तो भी इसके भूमिगत जल यानी भूमि जल जो है उसके स्तर में गिरावट आएगी। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। छठा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, रिक्त स्थानों की उचित शब्द भरकर पूर्ति कीजिए। तो भूमि जल प्राप्त करने के लिए अब किसका उपयोग करते हैं, पहली बात यहाँ लिखनी है, दूसरी यहाँ लिखनी है। तो ध्यान दीजिए, भूमि जल को प्राप्त करने के लिए हम या तो नलकूप का उपयोग करेंगे या फिर हम हैंड पंप का उपयोग करेंगे। तो नलकूपों तथा हैंड पंपों का उपयोग होता है, ऐसे हम इसका जो दोनों रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति कर सकते हैं। तो देखिए पहले रिक्त स्थान में तो क्या लिख सकते हैं अपन, नलकूप लिख सकते हैं, यहाँ नलकूप लिख दिया मैंने। दूसरे रिक्त स्थान में लिख सकते हैं हैंड पंपों। तो नलकूपों और हैंड पंपों की सहायता से हम भूमि जल स्तर, भूमि जल का जो भूमि जल है, जो भूमिगत जल के रूप में भूमिगत जल है, उसको हम काम में ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं छठे प्रश्न का जो ख है उसके बारे में देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जल की तीन अवस्थाएं 1, 2 और 3। तो जल की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी है इसके बारे में आप जानते होंगे कि जल जो है ठोस, द्रव और गैस। आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ की भी तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं, एक तो ठोस अवस्था, एक द्रव अवस्था और एक गैस अवस्था, तीन अवस्थाएं होती है। और ये तीनों अवस्थाएं, तीनों अवस्थाओं में जल जो है वो पाया जाता है। पहली ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था, तीसरी गैस अवस्था। कोई भी पदार्थ होता है वो इन तीनों अवस्थाओं में से किसी न किसी एक अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर जल की जो तीन अवस्थाएं हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया, 1 नंबर पर इसको लिख देंगे ठोस को, 2 नंबर पर द्रव को, तीसरे नंबर पर गैस को। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ख भी कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं ग की। अगला देखते हैं इसी का ग कि जल भूमि की जल धारण करने वाली परत कहलाती है। जल धारण करने वाली परत जो है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जलधर। वह परत क्या कहलाती है, जलधर कहलाती है। भूमि की जल धारण करने वाली जो परत है, यानी जिस परत में, ये भूमि की बहुत सारी परतें होती है और जिस परत में जल होता है उसे ही क्या कहते हैं, जलधर कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं घ। भूमिगत जो जल है उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो देखते हैं, भूमि में जल के अवसवण को, भूमि में जो जल का
रिसाव होता है यानी अवशोषण जो होता है, ये ध्यान रखिए आप तो, कि भूमि में जल के अवशोषण का प्रक्रम जो है उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका, इसको कहते हैं अंतःस्यंदन। क्या कहते हैं? अंतःस्यंदन कहते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अंतःस्यंदन, ये लिख दिया अंतःस्यंदन, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न के जो क ख ग घ चारों हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं रिक्त स्थान वाले। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, नहीं है पूछ रहा है नहीं। तो इस नहीं को दिमाग में बिठा के रखिएगा। नहीं पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। कारकों को देखिए। पहला कारक औद्योगिकरण में वृद्धि। पहला कारक क्या है? औद्योगिकरण में वृद्धि जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो भाई ये तो उत्तरदायी है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, बढ़ती जनसंख्या। बिल्कुल आपने पढ़ा है अभी कि बढ़ती जनसंख्या से भौम जल जो है उसमें कमी आई है, तो ये भी सही है। तीसरा देखिए, अत्यधिक वर्षा। भौम जल की कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो अत्यधिक वर्षा से जल की कमी होगी क्या? इससे तो जल की वृद्धि होगी, तो ये तो गलत हो गया। अगला देखिए, जल संसाधनों का कुप्रबंधन। अरे जल संसाधनों का कुप्रबंधन करेंगे तो जल की कमी होगी, बिल्कुल सही है। तो प्रश्न को सही ढंग से समझिए अब कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये क्या होगा? तो औद्योगिकरण ये भी जल की कमी करते हैं, बढ़ती जनसंख्या से भी जल की कमी होती है, जल संसाधनों के कुप्रबंधन से भी जल की कमी होती है। लेकिन अगर अत्यधिक वर्षा होती है तो जल के स्तर में कमी नहीं, वृद्धि होती है। तो ये वाला जो गलत है यही इसका उत्तर हो जाएगा, यानी इसी को हम क्या मानेंगे? उत्तर मानेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका अत्यधिक वर्षा वाला, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 8वां प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चौथा ऑप्शन मैंने खुद ने लिख दिया है, तो देख लीजिए। पहला क ऑप्शन, विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत स्थिर रहती है। नहीं, नदियों में और झीलों में तो जैसे बरसात ज़्यादा हो गई तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये तो मेरे हिसाब से गलत हो गया, ऐसा तो नहीं है। भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत है। नहीं, बारिश तेज होगी तो भूमिगत जल की मात्रा भी बढ़ेगी, तो ये भी बात सही नहीं लगी मुझे तो। अगली बात है, विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है। जब नदी झीलों में नहीं है, भूमिगत जल में नहीं है, तो महासागरों में नियत कैसे हो सकती है? महासागरों में भी तो इसका जो मात्रा है जल की वो बढ़ती घटती रहेगी, तो ये भी गलत है। अब 3 गलत हैं, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। और चौथा हो सकता है कि विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। बिल्कुल, विश्व में जल की जो मात्रा है वो नियत है। विश्व की अगर बात की जाए तो विश्व के समुद्र महासागर ये नहीं, विश्व में कुल जल की मात्रा जो है वो नियत है। क्योंकि देखो वाष्पीकरण होता है, पानी उड़ के वाष्प बन के जाता है, बादल बनते हैं, फिर बारिश हो जाती है। तो विश्व में कुल जल में तो भूमिगत जल भी आ गया और तालाब पोखर जितने भी हैं उनका भी जल आ गया। तो ये वाला सही ऑप्शन है, यानी जो ये घ वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है कि विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। तो 8वां प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर कि भौम जल और भौम जल स्तर को दिखाते हुए चित्र को बनाइए और उसे चित्रित भी कीजिए। चित्र तो है ही, उसमें आपको बताना है कि भौम जल कहाँ है, भौम जल स्तर कहाँ है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ ये आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, पीछे से ये बादलों का झुंड जो बरसात करेगा वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये पेड़ पौधे हैं, ये सूखा पौधा, ये हरा पौधा, ये यहाँ पर हैंड पंप बना हुआ है, यहाँ नदी और झील, यहाँ पर ये देखो गहरी झील है, और यहाँ जल भरा हुआ है, ये भौम जल है यहाँ इधर, ठीक है ना।
अब इसकी जो भौमजल स्तर को दिखा रहा है, देखिए जैसे पेड़ पौधों से जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है तो पानी जा रहा है, बादल बनेंगे, ठीक है। यहाँ से बादलों से बारिश होगी तो ज़मीन में पानी सोखेगा, तो इस जल की क्या होगी, भौम जल की पुनः पूर्ति होगी बादलों के बरसात से। बरसात का पानी रिस करके यहाँ आएगा, मान लीजिए यहाँ ढलान है, यहाँ से बता हुआ इधर आएगा, इधर आके भी नदी झीलों में आएगा, वहाँ से भी भूमि में ही तो जाएगा, तो भौम जल का हिस्सा बनता है कहीं ना कहीं ये। तो इस प्रकार भौम जल और भौम जल स्तर को दिखाने वाला ये चित्र आप लोगों के सामने बहुत अच्छा है, और इससे आप समझ सकते हैं कि भौम जल की जो पुनः पूर्ति है वो कहाँ से हो रही है। देखो सीधी सी बात है, अभी 8वां प्रश्न आया, उसमें घ वाला वो ऑप्शन सही बताया था मैंने आपको कि विश्व में जो जल का स्तर है ना वो कैसा है, विश्व में कैसा है, बिल्कुल स्थिर है, विश्व में स्थिर है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि इस डिब्बे में पूरा विश्व आ गया, मान लीजिए इस डिब्बे में, तो इस डिब्बे में पूरा विश्व आ गया ना, तो यहाँ पर इसके अंदर अंदर ही तो पुनः पूर्ति हो रही है ना। यहीं से देखो वाष्प बन के पौधों से ऊपर गया, यहाँ वाष्पीकरण बन के ऊपर गया, फिर बादल बने, फिर नीचे आया, फिर जल की पुनः पूर्ति हो गई। तो कुल मिला के विश्व में तो जो जल की मात्रा है वो कैसी है, नियत है। और भौम जल स्तर को दिखाने वाला चित्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक पहुँच जाए। और हाँ, रोज़ रात 8 बजे, याद रखिएगा, रोज़ रात 8 बजे अपनी लाइव क्लास होती है। तो अगर आप नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं तो यानी 7:30 पर 7:30 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि 8 बजे लाइव क्लास आने वाली है। तो इसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है घंटी का, उसको ज़रूर दबाएं, और दबा करके ऊपर ही ऊपर ऑल लिखा हुआ आता है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे भी आए तो उनकी सूचना आप तक पहुंच जाए, आप उसको आसानी से देख पाएँ। और हाँ, 7th क्लास के अधिकतर चैप्टर जो हैं उनका सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है, लाइव क्लासेज अपनी चल रही है डेली, तो उनमें आप देखते हैं। अगर आप लोगों को सारी पुराने चैप्टर भी देखने हैं 1 से 14 तक के, तो उनके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं। चैनल पर जाने के बाद में व्यू चैनल पर क्लिक करें, व्यू चैनल से प्लेलिस्ट आएगी, प्लेलिस्ट में जाओगे तो NCERT हिंदी में लिखा हुआ है, ऐसे NCERT समाधान, NCERT समाधान कक्षा 7 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ऐसे सारे चैप्टर क्रम से डले हुए हैं। जिस चैप्टर को भी आपको देखना है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और ध्यान दीजिए, ये 7th क्लास ही नहीं, हर जिस भी क्लास के सॉल्यूशन वीडियो यहाँ पर डले हुए हैं, तो प्रत्येक क्लास की, जैसे 7वीं क्लास के लिए NCERT समाधान कक्षा 7, अगर 8वीं क्लास की बात करें तो NCERT समाधान कक्षा 8, 9वीं क्लास की बात करें तो NCERT समाधान कक्षा 8, और 10वीं क्लास की बात करें तो NCERT समाधान कक्षा 10 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी साबित होगा, और आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें ये आपके लिए अच्छे साबित होंगे। तो आपके जो कमेंट हैं वो हमें उत्साहित करते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद।